लावा ने जब से अपना कमबैक किया है, इन्होंने काफी तेजी से काफी कुछ अचीव कर लिया है। जैसे 2023 में इन्होंने 36% की ग्रोथ दिखाई है और 10,000 से 20,000 वाले सेक्टर में इनकी 213% से ग्रोथ हुई है, जबकि Xiaomi, Samsung और Realme जैसे ब्रांड्स का मार्केट कुछ न कुछ परसेंटेज से गिरा ही है। और इस सब के बीच में 2023 में लावा ने 6,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो आज हम इनकी सारी टैक्टिक्स को समझेंगे कि इतने कम टाइम पीरियड में इन्होंने ये कैसे अचीव किया। और उससे पहले इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के थोड़े बेसिक्स समझते हैं। तो देखो, इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको 4 बॉक्सेस को टिक करना पड़ता है। अगर आप इन्हें टिक कर पाओ तो आपका काम हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप सस्ते में कंज्यूमर को सब कुछ ही दे दो। अब इसके लिए आप चाहे कंपनी को घाटे में ले जाओ, प्रोडक्ट को सस्ता और अच्छा बना दो, आपका 70-80% काम तो वही हो जाएगा। एंड लावा के केस में भी ऐसा ही हुआ है। इन्होंने 10,000 से नीचे वाले प्राइस ब्रैकेट के लिए तो अपनी जमीन गिरवी रख दी है, क्योंकि इन्होंने ब्लेज 2 जैसे फोन्स निकाले हैं जिसमें अंडर 10 के आपको ग्लास बैक, 5G, क्लीन एंड्रॉइड, फ्री सर्विस एट होम एंड कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एक चमकदार रिंग लाइट भी डाली है। और ये सब अंडर 10 के करना इजी नहीं है। और ये तो सिर्फ एक फोन का एग्जांपल है, इनके बाकी फोन्स के साथ भी सिचुएशन काफी सिमिलर है। ये हमेशा प्राइस टू वैल्यू रेशियो को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। और इंडिया जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट को इतना अग्रेसिवली प्राइस करना काफी जरूरी हो जाता है। यहाँ अगर फोन 2-3 हजार रुपए महंगा लॉन्च कर दिया तो सबसे पहले ट्विटर वाले कंपनियों का खून पीने को दौड़ते हैं। और नथिंग फोन 2 जैसे स्मार्टफोन्स हमारे पास इस चीज का काफी बढ़िया एग्जांपल है। शुरू में जब इन्होंने महंगा निकाला तो लोगों ने भाव नहीं दिया, फिर जब फोन का प्राइस कम हो गया तब जाके वो बिकने लगा। इसके बाद सेकंड स्ट्रेटेजी हमारे पास आती है इनोवेशन की। मतलब आप अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा दिखा दो जो बहुत ही नया हो। ऑल्दो ये चीज बार बार करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर आपने एक बार भी इस चीज को ढंग से पुल ऑफ कर दिया तो लोग नई चीज के शौक में फोन ले लेंगे। जैसे आज से करीब 7-8 साल पहले जब नॉच आई थी तो लोग सिर्फ इसलिए फोन्स को बदल रहे थे क्योंकि नए फोन्स में नॉच लगी हुई थी। और इवन हमारे पास एक ताजा एग्जांपल नथिंग फोन 1 का भी है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसको लोगों ने शुरू में सॉर्ट ऑफ इनोवेशन कंसिडर किया एंड खरीदा भी, लेकिन लावा के पास तो ऐसा कुछ भी नया नहीं था। अब देखो, इनोवेशन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में ही हो ये जरूरी नहीं है, कई बार इनोवेशन सर्विसेज में भी की जा सकती है। और इन्होंने अपनी फ्री होम सर्विस और रिप्लेसमेंट से यही किया है। इसके हम थोड़ा आगे चल के डिटेल में बात करते हैं। अभी थर्ड चेकबॉक्स पे आते हैं जो कि है ब्रांड वैल्यू। पहले क्या था, लोग जल्दी फोन्स बदलते थे क्योंकि फोन्स भी एक्साइटिंग होते थे और लोगों के लिए फोन्स एक नई चीज भी थी, तो सब में एक चुल रहती थी। लेकिन अब क्योंकि फोन एक आम चीज हो गई है तो लोग ज्यादा लंबे टाइम के लिए फोन्स को अपने पास रखते हैं, जल्दी बदलते नहीं है। एंड जब आप ये सोच के फोन लेते हो कि लंबे टाइम के लिए चलाना है तो आप रेप्यूटेड ब्रांड से लेते हो, तो सर्वाइवल के लिए आपको रेपुटेशन बनानी पड़ेगी। एंड इसके लिए आपको एज सच कुछ करना नहीं है, आप बस ऊपर वाले 2 चेक बॉक्सेस को टिक कर दो, ये वाला अपने आप हो जाएगा। और हमारा आखिरी चेक बॉक्स है कि अगर आपको मार्केट में कहीं कोई गैप दिख रहा है तो उसे अपने प्रोडक्ट से भर दो। एंड लावा ने भी यही किया। इन्होंने ऐसे टाइम पे कमबैक किया जब बजट फोन्स में कंपनीज 5G को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी। 5G को छोड़ो, इन जनरल बजट फोन्स को ही इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी। 20,000 से नीचे का मार्केट शिफ्ट होकर 30,000 पे चला गया और अंडर 20 एक अच्छा फोन लेना मुश्किल हो गया है। अब मार्केट चाहे आगे निकल गया हो, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी उस 20,000 वाले प्राइस ब्रैकेट में फोन्स मांगते हैं। एंड बहुत सारे का मतलब जेन्युइनली बहुत बड़ा नंबर है ये। तो मार्केट में एक गैप क्रिएट हो गया और लावा के फोन्स ने इसी गैप को भरने का काम किया। और क्योंकि फोन्स अच्छे थे तो इनके लिए ये चीज बहुत फायदेमंद साबित हुई है। तो मोटे मोटे तौर पे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में सर्वाइव करने के ये 4 तरीके हैं जिनसे आप ग्रोथ अचीव कर सकते हो। ये तो हमें तरीके पता लग गए, लेकिन इनको करना कैसे है वो नहीं पता। और अभी तक हमने जो भी बात करी है वो सारी ऊपर की बात है और ये आपको हर वो बंदा बता देगा जो जनरल टेक की नॉलेज रखता है, लेकिन हम यहाँ ऊपर की बातें नहीं करते। आओ फिर अंदर का मामला देखते हैं। तो प्राइमरीली लावा ने 4 स्ट्रेटजीज को फॉलो करा है जिसका यूज करके वो इन चारों चेक बॉक्सेस को टिक कर पाए। सबसे पहला, दे टुक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेरी सीरियसली। देखो क्या है, जब भी कोई ब्रांड मार्केट में उतरता है तो उसका R&D पे इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है ताकि वो कंपेटिटिव रह सके और कंज्यूमर्स की इवॉल्विंग नीड्स के हिसाब से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऑफर कर सके। इसलिए जब माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड्स चाइनीज फोन्स को रीब्रांड कर रहे थे तब लावा R&D पे काफी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, क्योंकि इनके पास्ट एक्सपीरियंस से शायद ये इतना तो समझ गए हैं कि एक स्मार्टफोन बिजनेस रीब्रांडिंग से तो नहीं बनेगा। उसके लिए आपको एक प्रॉपर पूरा सिस्टम चाहिए और इसीलिए आने वाले समय में भी लावा R&D के ऊपर 500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है। तो R&D पे प्राइम फोकस रखना इनके लिए काफी फायदे का सौदा है, क्योंकि बड़े जाइंट से कम्पीट करते टाइम ये इनके पास में सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि इंडिया में किसी के भी पास फुल फ्लेज्ड R&D करने का सिस्टम अवेलेबल नहीं है। जैसे OnePlus और Oppo के पास इंडिया में जो R&D सेंटर
है वो कैमरास पे फोकस करता है, और जो सैमसंग के पास है वो नेटवर्क और कैमरा से रिलेटेड है। लेकिन एक कंप्लीट फुल फ्लेज्ड R&D सेंटर यहाँ किसी के पास नहीं है। तो लावा अगर इस चीज को पुल ऑफ कर ले तो इनके लिए ये एक काफी बड़ी अचीवमेंट होगी। सेकंड स्ट्रेटजी है PLI स्कीम। लावा PLI स्कीम की हेल्प से हार्डवेयर मैन्युफैक्चर कॉस्ट को काफी कम कर सकता है। अब जिनको PLI स्कीम का नहीं पता वो ऐसे समझो, ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका एम है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना। और इस स्कीम में गवर्नमेंट कंपनीज को उनके हर साल की इंक्रीमेंटल सेल्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंसेंटिव्स देती है। कंपनी को सर्टेन टारगेट्स पूरे करने होते हैं, अगर कर दिए तो उनको इंसेंटिव मिल जाएगा। जैसे अभी जो आप देख रहे हो ये ग्लोबल कंपनीज का चार्ट है, यानी कि इन्हें ये टारगेट्स अचीव करने होते हैं, और लोकल वालों का चार्ट ये है। और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि लोकल कंपनीज को काफी छूट मिली हुई है, लेकिन फिर भी लावा अभी तक टारगेट्स मीट नहीं कर पाया। आई होप FY24 में कर दिए हो, लेकिन अभी तक हमारे पास उस चीज का डेटा नहीं है। और अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो भी PLI स्कीम से उसे काफी फायदा होता है। और लावा की तो मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि करंटली इनके पास इन हाउस कैपेसिटी है जिससे कि वो साल में 42 मिलियन फीचर फोन्स और 25 मिलियन स्मार्टफोन्स बना सकते हैं। और अभी ये फैसिलिटी सिर्फ 70% यूटिलाइज होती है, यानी कि अभी इनके पास और प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी भी है। एंड करंटली ये नोकिया और मोटरोला के लिए भी फोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और PLI जैसी स्कीम्स लॉन्च करके इंडिया ग्लोबल फोन मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की कोशिश भी कर रहा है, और इसमें भी लावा का एक सिग्निफिकेंट रोल रहेगा। तीसरी स्ट्रेटजी जो इन्होंने लगाई है वो है ऑफलाइन चैनल्स। जब Xiaomi, Realme और दूसरे प्लेयर्स ऑनलाइन चैनल्स पे फोकस थे, उस टाइम लावा अपने ऑफलाइन चैनल्स को भी एस्टेब्लिश कर रहा था, क्योंकि आई थिंक ये जानते थे कि रियल इंडिया बॉटम ऑफ पिरामिड में लाई करता है, और मोस्ट ऑफ बॉटम पिरामिड Tier 3 सिटीज और विलेजेस में आता है। लावा ने अपने Tier 1 और Tier 2 सिटीज के कस्टमर्स को फोन प्रोवाइड करने के लिए ऑनलाइन पे भी फोकस किया, क्योंकि लावा Xiaomi जैसी गलती नहीं करना चाहता। क्योंकि Xiaomi ने इनिशियली ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा फोकस कर लिया, ऑफलाइन पे उनका फोकस बिल्कुल भी नहीं था, और उसका नुकसान उन्हें आज तक हो रहा है। क्योंकि फिर जब ऑनलाइन सेल्स अभी भी ऑफलाइन से कम है तो हर एक ब्रांड को ऑफलाइन चैनल की तरफ भागना पड़ा। इसलिए लावा पहले से ही दोनों चैनल्स को सही से बैलेंस करना चाह रहा है। करंटली लावा अपनी 25% सेल्स ऑनलाइन चैनल से करता है और बाकी की 75% ऑफलाइन चैनल से लिंक्ड है, यानी कि ये अपने टारगेट कस्टमर को बहुत अच्छे से रीच कर पा रहे हैं। फोर्थ स्ट्रेटजी इज वर्किंग फॉर द कंज्यूमर। देखो, बीइंग अ कंज्यूमर हर कोई सिर्फ एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ ही जाना प्रेफर करेगा, और लावा ने इस ट्रस्ट वाली चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। इन्होंने यूजर्स की बात सुनी और अपने सभी फोन लॉन्चेस में ब्लोटवेयर को कंप्लीटली अवॉइड किया है। एंड इनके खुद के वर्ड्स में ये कहते हैं कि हाँ, हम ब्लोटवेयर डाल के ज्यादा पैसे बना सकते थे, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि हम कस्टमर एक्सपीरियंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसके बाद इन्होंने क्वार्टरली अपडेट्स प्रॉमिस किए एंड ये उस पर डिलीवर भी कर रहे हैं। लास्ट 2-3 सालों में इन्होंने एक भी अपडेट मिस नहीं किया है, और इन्होंने मंथली की जगह क्वार्टरली अपडेट्स प्रॉमिस करके बहुत अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि अगर मंथली बोल देते बाद में ये डिलीवर नहीं कर पाते तो लोग नाराज हो जाते। इसलिए इन्होंने पहले ही अपने रिसोर्सेज को देखते हुए प्रॉमिस किया एंड अब उस पर डिलीवर भी कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो इनके एंड से हुई वो ये थी कि इन्होंने फ्री डोर स्टेप सर्विस को इंट्रोड्यूस कर दिया, और डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स के लिए फ्री डोर स्टेप रिप्लेसमेंट भी प्रोवाइड कर दी, और ये आज तक किसी ब्रांड ने नहीं किया था। और यही वो चीजें होती हैं जो आपको इतने बड़े कंपटीशन के बीच में एक एज देती है, क्योंकि आजकल हर दूसरी कंपनी के फोन्स के साथ इश्यूज आते हैं। कभी मदरबोर्ड उड़ जाएगा, कभी कैमरा बंद हो जाएगा, और भी ना जाने क्या क्या। तो इस सब के बीच में अगर एक ब्रांड अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है तो ये तो ट्रस्ट गेन करने का बहुत ही सुप्रीम तरीका हो गया। एंड कंसीडरिंग कि इनके पास 700 से ज्यादा सर्विस सेंटर है और उसके बाद भी इन्होंने ये होम सर्विस वाली चीज लॉन्च करी, तो ये इनकी डेडिकेशन ही दिखाता है, क्योंकि जनता तो सर्विस सेंटर पे अच्छी सर्विस मिलने से भी खुश हो जाती है, घर पे भेजने वाली चीज तो नेक्स्ट लेवल हो गई। इसलिए मैंने आपसे वो बात कही थी कि इनोवेशन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में हो ये जरूरी नहीं है, इनोवेशन सर्विसेज में भी की जा सकती है। ऑल्दो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इस फ्री सर्विस की वजह से इनको शॉर्ट टर्म में तो नुकसान ही होगा, लेकिन अगर इस स्ट्रेटेजी का यूज करके ये कस्टमर को हुक कर लेते हैं तो डेफिनेटली लॉयल फैंस बढ़ जाएंगे। अब ये तो वो हो गया कि इन्होंने अभी तक क्या किया है। अब देखते हैं कि ये आखिर आगे क्या प्लान कर रहे हैं। फर्स्टली इनका गोल है कि आने वाले 4-5 सालों में इन्हें 30,000 से नीचे के मार्केट को एटलीस्ट 25% एक्वायर करना है, क्योंकि बाहर की कंपनीज और इंडियन कंपनीज के बीच एक फेयर कंपटीशन रहना चाहिए। एंड कंसिडरिंग के अलावा ऐसा कह रहा है, आई एम अज्यूमिंग कि इनका जो अगला अग्नि सीरीज का फोन होगा वो 25,000 के आसपास ही लॉन्च होगा, एंड इन्हें उस प्राइस ब्रैकेट को टच करने की जरूरत भी है। इनका प्लान है कि इस साल ये करीब 10 स्मार्टफोन्स लॉन्च कर देंगे। एंड ऑनेस्टली मैं देखना चाहता हूँ कि जहाँ 20K से नीचे इन्होंने
अग्नि 2 जैसे अच्छे फोन्स दिए हैं, ये 25 से 30,000 में आखिर ऐसा क्या करेंगे, क्योंकि आज के डेट में एक्चुअल कंपटीशन तो इसी रेंज पे शिफ्ट हो गया है। दूसरा, लावा ने अभी अपने इंटरनेशनल बिजनेस को भी एक्सपेंड किया है। जैसे अभी ये बांग्लादेश, कतर, नेपाल जैसे 25 से भी ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है और FY24 में इन्होंने अपने ग्लोबल एक्सपोर्ट को 19% से इंक्रीज किया है। अब एक्सपोर्ट्स में इनके स्मार्टफोन्स ही नहीं है, फीचर फोन्स और एक्सेसरीज भी आती है, लेकिन ओवरऑल ये स्टेप भी रेवेन्यू बढ़ाने में काफी मदद कर सकता है। तीसरा, लावा ने प्लान किया है कि आने वाले 2 सालों में ये 500 करोड़ R&D में डालेंगे एंड ये 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को भी अचीव करना चाह रहे हैं। एंड ये चीज तो लावा ऑलरेडी कहीं ना कहीं पुल ऑफ कर भी रहा है, क्योंकि जब से इन्होंने कमबैक किया है, यानी कि 2020 से लेके 2023 तक इनका रेवेन्यू ट्रिपल हो चुका है। अब इनका तो रेवेन्यू बहुत बढ़ गया, लेकिन एप्पल के रेवेन्यू के दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। पूरी वीडियो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं चलता हूँ। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।